जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ एक हमारे नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में दोस्तों हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के कुछ जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ठीक, यह वीडियो सिर्फ ओनली जीएस सेट के लिए है दोस्तों। ठीक है, और हम 6 वीडियो ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट पे बना के रखा है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फटाफट दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए चलते हैं वीडियो को करते हैं कंटिन्यूस। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए, ये पुलिस भर्ती 2024 की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें का उसी से रिलेटेड प्रश्न है और ये जीएस सेट है। ठीक है दोस्तों, ये जीएस का सेट है और जीएस के इसमें से बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हम आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों, निम्नलिखित में से। चलिए, आप लोगों का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, किसमें दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना अहम भूमिका या भाग लिया था। आपके ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय जी, या एनी बेस्टन जी, या महात्मा गांधी जी, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर जी थे, जो जिन्होंने गोलमेज में गोलमेज के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कहता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है दोस्तों, इस राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947, या 15 अगस्त 1952, या 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भारत के कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में जो कपास होते हैं, कपास, ठीक, ये इसका संस्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, आपको बता दें, आपका ऑप्शन हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या पंजाब। तो आपके जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। तो ये हुआ था दोस्तों आपके नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी, आपके नागपुर में कपास का स्थान है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 4 कहता है भारत की हिमेट्री स्टेशन कहाँ पे है। भारत का जो हिमेट्री स्टेशन है, यह स्टेशन कहाँ पे है। ठीक, तो आपके जानकारी खातिर मैं बता दूं दोस्तों, यह है आपके ऑप्शन है आर्कटिक में, या हिमालय में, या पश्चिमी हिमालय में, या उत्तरी हिमालय में। तो आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्कटिक में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, आर्कटिक में। अगर आपसे पूछा कि कब हुआ था इसका स्थापना, तो आप बताएंगे 1 जुलाई में। कब, 1 जुलाई 2008 में हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2008 में इसका स्थापना हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो आर्कटिक में हुआ था। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। ठीक, फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। इसमें से जो दिए गए हैं, इसमें से सबसे घनी आबादी कौन है। ऑप्शन है आपका कल्याण, क्या दोस्तों, कल्याण, हैदराबाद, कानपुर, विजयवाड़ा। तो आपके हिसाब से जो इन विकल्पों के हिसाब से दोस्तों होगा आपका हैदराबाद का क्या होगा दोस्तों, हैदराबाद ये चौथे या 5वें नंबर पे आता है और नंबर 1 पे आपका आता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली नंबर 1 पे आता है। ठीक है, घनी आबादी के माने में दिल्ली है और उसके बाद मुंबई है। ठीक है, चलिए मुंबई को महाराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कहता है दोस्तों,
वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? क्या दोस्तों? एमएसपी ये कब किस कृषि उपज के लिए किया गया था? कपास के लिए, तंबाकू के लिए, धान या गेहूँ? तो आपके ऑप्शन खातिर बता दूं दोस्तों, यह किया गया था धान खातिर। किसके लिए? धान है, यहाँ धान लिखा गया है, ठीक है। धान के लिए, किसके लिए दोस्तों? धान के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 7 कहता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कहता है, कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। ठीक, हीरा, ग्रेफाइट, टंगस्टन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कहता है, हेबियस कार्पस याचिका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? या हेबियस इसका दोस्तों, हेबियस कार्पस का आर्थिक शब्द क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर, किसी शरीर को पेश करना, या हम अर्जित करते हैं, या हम आदेश देते हैं, प्रमाणित करना। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। किसी का शरीर पेश करने का मतलब क्या होता है? हेबियस कार्पस है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्लिनिक थर्मामीटर यहाँ छोड़ दिया गया है में कितना तापमान होता है? मतलब जो क्लिनिक थर्मामीटर होता है, जिससे डॉक्टर लोग आप तापमान नापते हैं, बुखार जिससे नापा जाता है, फीवर जिससे नापा जाता है, वो फीवर नापने वाला जो यंत्र होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं। उस थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है, या बढ़ता कितना है? तो आपको बता दें, आपके ऑप्शन में है 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, या 38 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस, या 32 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपके आंसर जो होने वाला है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से कितने दोस्तों? 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 5 कहता है, भारतीय दलन अनुसंधान अवस्थित है। भारतीय दलन मतलब दाल वाला जो, ठीक, दलन मीन्स क्या? दाल। अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे है दोस्तों? भोपाल में है, पटना में है, कानपुर में है, हैदराबाद में है। तो आपके जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, यह है कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। कब इसका स्थापना हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1983 ईस्वी में, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि किस सन में अवस्थित हुआ था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 43 बी मतलब 43 बी एक्ट के तहत कौन सा अनुच्छेद सही है? आपके ऑप्शंस हैं, इसे चौवालीसवें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, या आजीविका के अधिकार से में संबंधित है, या इसे 2002 में शामिल किया गया, या फिर यह सहकारी संगठन से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन खातिर आपका ऑप्शन होगा टी इज ए राइट आंसर, या सरकारी संगठन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये है आपका 43 बी, ठीक, अनुच्छेद 43 बी के अनुसार, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका 12 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 कहता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जो अपना भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान को जब संशोधन किया गया था तो इसको किस देश के आधार पर लिया गया था? तो आपके जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में लिया गया था। किसके आधार पर? दक्षिण अफ्रीका के संविधान के आधार पर अपने भारतीय संविधान को संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
और आपका प्रश्न नंबर 13 इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 13 प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग आंतरिक सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो आपको बता दें, आपके ऑप्शन है 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 26 अक्टूबर 1946 या 14 नवंबर 1946। तो ये दोस्तों हुआ था, और 26 कब हुआ था दोस्तों? ये हुए थे आपके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 26 अक्टूबर 1946 में। कब दोस्तों? 26 अक्टूबर 1946 में। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है, ठीक है। प्रस्तावना को संबंध एक मिनट, हाँ, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? जो अपना संविधान है, इस राजनीति को कुंडली के रूप में किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं लादी कृष्ण, स्वामी अध्यय, या जवाहरलाल नेहरू, या के.एम. मुंशी, या एन माधव राव। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, वो होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, के.एम. मुंशी थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? के.एम. मुंशी। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती? किसकी दोस्तों? आरक्षण। किसकी दोस्तों? आरक्षण जैसी नीतियां का अधिकार ये उल्लंघन नहीं करता है, ठीक। किस अनुच्छेद में? तो आपका ऑप्शन है ए 14 के अनुच्छेद, या बी अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 16(4) का, या अनुच्छेद 15(2) का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16(4) का अनुच्छेद ऐसा है जो कि आरक्षण जैसी नीतियों का अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? किसको दोस्तों? राज्य को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, या अनुच्छेद 12, या अनुच्छेद 18। तो आपकी जानकारी खातिर बता दूं, ये होगा अनुच्छेद 12 के तहत होता है। किसके? अनुच्छेद 12 होता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए, ठीक, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है दोस्तों, इसके परिपत्र में कौन सा वाक्य जो कहे गए हैं, वो कौन सा वाक्य सही है? जैसे ऑप्शन है, यह निःशुल्क प्राप्त होता है, जो मिट्टी है ये निःशुल्क प्राप्त होता है, या फिर यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता हेतु जानकारी देता है, ठीक है, या फिर यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। ऑप्शन 3 दिए हैं, तीनों सही है, इसलिए हम बोल सकते हैं यह ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हमारे मिट्टी से यह निःशुल्क प्राप्त होता है मिट्टी, ठीक। मिट्टी कहाँ से निःशुल्क प्राप्त होता है? अधिक उपज देती है मिट्टी, और इसकी गुणवत्ता जानकारी देती है परिपत्र, ठीक। और यह फसल के अनुसार हमें उर्वरक का सही मात्रा को बताता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आपका प्रश्न नंबर 18 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 इम्पोर्टेंट है। भारत का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? आपके अनुच्छेद 344, 346, 348 या 120। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 384 में दिया गया था। जिसमें अनुच्छेद 384 में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निषेध दिया गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, और आपका प्रश्न 19 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 निर्देशित करता है, जो भारत का संविधान है इसमें 210 क्या बताता है? अनुच्छेद 210 क्या बताता है? तो जैसे संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताता है, या विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या राज्य की राजभाषा के बारे में, या संघ की राज्यसभा के बारे में। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। ये क्या करता है? विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली
भाषा के बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद 200 कौन दोस्तों? अनुच्छेद 210 बताता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 कहता है किस क्षेत्र की बोली को कस्क्या कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को कस्क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, या बनारस को ही काशी कहा जाता है, या सूरत, या भीलवाड़ा। तो इसके आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बनारस को हम क्या कहते हैं? कस्क्या की बोली कहते हैं। सॉरी, किसकी बोली दोस्तों? कस्क्या का बोली कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, हम आपके लिए इतना करते हैं, आप हमारे लिए 3 काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा और अगली बार हम किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगली बार हम किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।